नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय जी। इस कविता की व्याख्या हम समझेंगे और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में इस कविता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस कविता के कवि रघुवीर सहाय जी के बारे में। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इनका कार्य क्षेत्र रहा दैनिक नवजीवन में उप संपादक, सांस्कृतिक संवाददाता, प्रतीक के सहायक संपादक, एक मैगजीन थी, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक, कल्पना हैदराबाद तथा आकाशवाणी दिल्ली में विशेष संवाददाता का भी कार्य किया। नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत रहे। समाचार संपादक दिनमान के, प्रधान संपादक भी दिनमान के 1969 से 82 तक और 1982 से 1990 तक आपने स्वतंत्र लेखन किया। रघुवीर सहाय जी का निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ। आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं कविता संग्रह में दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां एक समय था, कहानी संग्रह है रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे। इनके निबंध संग्रह रहे दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग। अर्थात इसके अलावा आपने अनेकों अनुवाद भी किए हैं। 1982 में आपको लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आज हम जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, वह भी इसी कविता संग्रह से ली गई कविता है। सहाय जी ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, विषयों को छुआ जिन पर तब तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया था। उन्होंने स्त्री विमर्श के बारे में लिखा, आम आदमी की पीड़ा जाहिर की। सहाय एक बड़े और लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। उन्होंने साहित्य में अक्सर अजनबियत और अकेलेपन को लेकर लिखी जाने वाली कविताओं से भी परे जाकर अलग मुद्दों को अपनी कृतियों में शामिल किया। सहाय राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी तजुर्बा भी दिखाई देता था। और जैसा कि आज की कविता का शीर्षक भी है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह कविता मीडिया पर संकेत करती हुई कविता है। और इस कविता में हम देखेंगे कि रघुवीर सहाय जी ने मीडिया के पर्दे के पीछे की दुनिया को उजागर किया है। आज इस कहानी का भावार्थ समझाने के लिए मैंने एक दूसरा तरीका निकाला है कि इस कविता को समझने से पहले, पढ़ने से पहले एक हम नाटक सुनेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य ही यह कविता समझ में स्वयं आ जाएगी। जल्दी करो, आज हमारा कार्यक्रम शानदार होगा और टीआरपी तो आज सबसे ज्यादा होगी। क्यों सर, आज ऐसा क्यों होगा? आज हमें इंटरव्यू के लिए एक अपाहिज मिल गया है और जब उसकी पीड़ा को दर्शक देखेंगे तो मुझे पक्का पता है एड ब्रेक में भी वह दूसरे चैनल पर नहीं जाएंगे। देखो अपाहिज की किस्मत
कि आज उसे इतने प्रभावशाली माध्यम के द्वारा अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। चलो चलो सब तैयारी करो, अपाहिज आ गया है। हाँ, तुम अपना कैमरा उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर फोकस करके रखना। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकले तो इस दृश्य को जूम करके दर्शकों को दिखाना। उसके चेहरे की पीड़ा ही तो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएगी। रेडी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सहाय है। देखिए, आज आपको हमने बहुत बड़ा मौका दिया है। हमारे इतने बड़े चैनल पर आपको मौका मिला है अपनी बात कहने का। आपको कैसा लग रहा है? जी अच्छा छोड़िए, यह बताइए आप क्या अपाहिज हैं? जी, यह कैसा प्रश्न हुआ? आप क्यों अपाहिज हैं? जी आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। जी, देता है। जरा कैमरा इनके चेहरे के नजदीक लाना तो। हाँ जी, बोलिए, आप तो चुप ही हैं, बोलिए भी। अच्छा बताइए, आपका दुख क्या है? जी मैं सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? जल्दी बताइए, हमारे पास समय नहीं है। यहाँ पर एक एक क्षण की कीमत होती है, आप नहीं समझेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे बीच राम सहाय जी आए हैं, जो अपने अपाहिजपन से इतने दुखी हैं कि इन्हें बोलते ही नहीं बन रहा है। आपने इनका दुख देखा। मुझे उम्मीद है कि आप इनके दुख से दुखी हुए होंगे, तो आप सभी का धन्यवाद। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। भगवान, यह अपाहिज तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि यह मीडिया है, हमारे एक एक मिनट की कीमत होती है। यह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ये तो मेरे प्रश्नों का कमाल था। इतनी देर बाद उसके चेहरे पर आंसू आए। चलो, किसी तरह कार्यक्रम खत्म हुआ। यह नाटक सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि इस कविता को पढ़ने से पूर्व ही आपके मन में एक चित्र खींच गया होगा, एक चित्र प्रस्तुत हो गया होगा। तो आइए हम एक बार इस कविता को पढ़ें, तो आपका वह चित्र और अधिक प्रत्यक्ष रूप ले लेगा। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो। नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद।
तो इस कविता को पढ़ने के बाद आप अवश्य ही यह समझ रहे होंगे, इस कविता में कवि ने नाटकीयता का प्रयोग किया है। इस कविता को पढ़ने से हमारे सामने एक स्टूडियो का दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसमें एक अपाहिज का साक्षात्कार लिया जा रहा है और साक्षात्कार लेने वाले संचालक को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसके प्रश्न उस अपाहिज के दुख को, उसकी पीड़ा को कम नहीं कर रहे, बल्कि और कुरेद रहे हैं। तो जैसा कि आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि यह कविता रघुवीर सहाय जी ने मीडिया के उस खौफनाक पहलू को दिखाने के लिए लिखी है जो पर्दे के पीछे छिपी हुई है। हम सभी को पता है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसका संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया का कार्य है आम जनता के दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाना, और इस कार्य में संवेदनशीलता का होना वांछनीय है। परंतु इस कविता के माध्यम से कवि ने मीडिया के उस पक्ष को उभारा है जो व्यापारिक दबाव के तहत संवेदनहीन हो जाता है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। आपने बीच में देखा होगा कि इस कविता में जो इंटरव्यू ले रहा है वह इशारा करते हुए बताता है कि क्या आपको ऐसा अनुभव होता है, यानी कि वह चाहता है कि अपाहिज उसी की इच्छा के अनुसार उत्तर दे। तो वह यह भी तय कर देते हैं कि पीड़ित व्यक्ति किस तरह की भंगिमा दिखाए। इसका सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने दृश्य संचार माध्यम में बढ़ती व्यावसायिकता को उजागर किया है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यह कविता दिखलाती है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने का संदेश देने के लिए कवि ने थुर संवेदनहीनता को लोगों के सामने लाने का तरीका अपनाया है। अब हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। जैसा कि आपने स्वयं ही अनुभव किया होगा कि इस कविता की भाषा इतनी सरल है, सहज है कि वह हर आम व्यक्ति को अपना संदेश देने में सक्षम है। तो इसलिए इसका पहला काव्य सौंदर्य यही है कि इसकी भाषा है सरल, सहज, मानक हिंदी। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। व्यंजना एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। किसी किसी स्थान पर कवि ने लक्षण लिया है जहां पर वह यह कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान। तो यह एक लक्षण लेते हुए कवि ने अपनी बात कही है। तो वहीं अंत में, कविता के अंत तक आते आते कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है, जिसके द्वारा कवि पूरे मीडिया पर एक व्यंग्य कर रहा है, उनकी कार्यशैली पर कटाक्ष कर रहा है। नाटकीयता का प्रयोग है। यह तो आपने देखा ही, अनुभव किया ही होगा कि पूरी कविता पढ़कर ऐसा लगता है कि हम एक कविता नहीं, एक नाटक देख रहे हैं। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर में दृश्य बिंब है। आपका अपाहिजपन में अनुप्रास अलंकार, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कैसा लगता है? आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? करते हैं? इन आदि स्थानों पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता करुण रस से ओतप्रोत है।
कि जैसे जैसे हम कविता पढ़ते हैं उस अपाहिज के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव जगता है। मीडिया की संवेदनहीनता इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है। कोष्ठक यानी ब्रैकेट ये नवीन प्रयोग कवि ने किया है, जिसके द्वारा कवि ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझाया है। तो यह है इस कविता के काव्य सौंदर्य। अब हम इस कविता से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न बहुत आता है कि यह कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो इसमें हमें दो बात स्पष्ट करनी होती है कि करुणा का मुखौटा क्या है। मुखौटा यानी नकली चेहरा, और उसके पीछे, उस नकली चेहरे के पीछे है क्रूरता। तो ये पूरी कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्वमेव स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता में के द्वारा रघुवीर सहाय जी ने उस मुखौटे को हटाया है। वह मुखौटा जो सबके सामने संवेदनशील होने का दावा करता है, जनता के दुख को प्रकट करने का ढोंग करता है, पर वास्तविकता में उसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। तो यह कविता मीडिया के करुणा के मुखौटे को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करती है। मीडिया पीड़ित जनता के दुख को सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत करने का नाटक करती है, ढोंग करती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को अगर प्रस्तुत करना है, वास्तविकता में तो मीडिया का यह कार्य है कि वह आम जनता के दुख को लोगों तक पहुंचाए। और जब आप इस तरह का सामाजिक उद्देश्य का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें आपकी संवेदनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मीडिया पीड़ित व्यक्ति के दुख को अपने अनर्गल प्रश्नों के द्वारा कुरेद कर और अधिक बढ़ाती है। यह कविता मीडिया के पर्दे के पीछे छिपे उस क्रूर पक्ष को उजागर करती है। मीडिया का उद्देश्य मुख्य रूप से जनता की पीड़ा को बेचकर कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। संचालक जिस प्रकार के प्रश्न अपाहिज से पूछता है वह मीडिया की क्रूरता दिखाता है, जहां पीड़ित के दुख को कुरेद कर उसे बेचा जा रहा है। किसी की पीड़ा को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीन हो जाने के पक्ष को उभारने वाली यह कविता वास्तव में करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस कविता से एक प्रश्न यह भी आता है कि हम समर्थ शक्तिवान से क्या तात्पर्य है, या इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या व्यंग किया है, या हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। हम समर्थ शक्तिवान, यहाँ हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के द्वारा कवि मीडिया के दंभ, अहंकार, घमंड को प्रकट करता है। मीडिया एक ऐसा सशक्त जनसंचार माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति की छवि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो किसी की छवि धूल धूसरित करने की भी सामर्थ्य रखता है। क्षमा करिएगा, यहाँ पर धूल शब्द गलत टाइप हो गया, ध में बड़ा होगा। संचालक को मीडिया की इस शक्ति पर दंभ है और इस अहंकार में आजकल मीडिया दूसरों के दुख को बेचकर व्यावसायिक लाभ कमाना चाहती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, यहाँ पर दुर्बल शब्द का प्रयोग केवल उस अपाहिज के लिए नहीं है, उस अपाहिज के माध्यम से सर्वहारा जनता के लिए किया गया है, पीड़ित व्यक्ति के लिए किया गया है। इस वाक्य द्वारा मीडिया की लाचार जनता के प्रति संवेदनहीनता का बोध होता है। मीडिया को अंतर नहीं पड़ता कि जनता कितनी दुखी है,
उसके लिए वह केवल एक उत्पाद है जिसके दुख को वह बेचेगा। वह दूसरों का दुख बेचकर केवल व्यावसायिक लाभ कमाना चाहते हैं। पर्दे पर वक्त की कीमत। इस कविता के अंत में संचालक बोलता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कविता के अंत में संचालक द्वारा कहा गया यह कथन मीडिया के व्यावसायिक पक्ष की सत्यता को प्रकट करता है। मीडिया पर प्रसारित कार्यक्रम में एक एक पल की कीमत होती है। उन्हें पीड़ित व्यक्ति के दुख से कोई मतलब नहीं होता। वे तो कम समय में दूसरों के दुख को कुरेद कर दर्शकों के सामने रखते ताकि दर्शकों की सहानुभूति से उनका कार्यक्रम सफल हो जाए और वह कार्यक्रम के प्रत्येक क्षण से धनार्जन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यह वाक्य मीडिया की व्यावसायिकता को दर्शाता है। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता के पीछे कवि द्वारा दिया गया संदेश भी स्पष्ट हो गया होगा। अंत में चलते चलते हम रघुवीर सहाय जी की एक कविता हिंदुस्तानी अमीर उसके एक अंश का पाठ करेंगे और आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप रघुवीर सहाय जी की अन्य कविताएं भी पढ़िए। संक्षेप में जिस तरह से रघुवीर सहाय गंभीर मुद्दों को उभारते हैं वह अपने आप में अनुकरणीय है। किस तरह की सरकार बना रहे हैं यह तो पूछना ही चाहिए। किस तरह का समाज बना रहे हैं यह भी पूछना चाहिए। इन 4 लाइनों में, इन 4 पंक्तियों में कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।